तो जेवर के पहले फेज में आए 6 गांव के किसानों को पहले हम लोगों ने समझा, उनके बीच में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। इस जनपद में कलेक्टर के रूप में जो मैंने महसूस किया कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी, यहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं। कुछ ऐसी बात हुई जब लोगों को धमकाना पड़ा हो या कहना पड़ा हो कि तुम्हारे भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, तुम हमसे ही इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसे बहुत सी चीजें रही होंगी जिसमें कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में उन टूल्स की मदद ली गई होगी, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे नहीं थी, पॉजिटिव साइड पे थी। नहीं, धमकाने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ट्रेडिशनली कलेक्टर का इंस्टीट्यूशन पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से बनाया गया है कि वो शासन का रिप्रेजेंटेटिव होता है उस जिले में, और उसके पास टूल्स बहुत होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट साइड हो चाहे रेगुलेटरी साइड हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। आपको मैं आज एक ऐसे मेहमान से मिलवाने वाला हूं जो बहुत ही खास है और जो अभी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है नोएडा में, उसमें बहुत ही अहम रोल जो था बीएन सिंह जी का था। उस वक्त डीएम थे यहाँ पर। हम इनसे बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट के बारे में, जो नोएडा में फ्लैट बायर्स के इशू, एनवायरनमेंट का इशू, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत लंबा समय बिताया है। उन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया लाइव में। धन्यवाद। और पहला प्रश्न आपसे जेवर एयरपोर्ट से ही शुरू करते हैं क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत उसके नाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो सबसे पहले कि जेवर एयरपोर्ट के जो पहला जो फेज जब आप लोगों ने ज़मीन अधिग्रहण करना शुरू किया था, उस वक्त किस तरह की दिक्कतें हुई थी, लोगों को मनाया कैसे? क्योंकि शुरुआत में 4 लोग ही माने थे ज़मीन देने के लिए, तो उस बारे में कुछ हमें बताइए। जी, आपने जो बात कही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और मुझे एज ए ब्यूरोक्रेट के रूप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि पहला फेज़ जो एक्वायर होना था, उसमें जब मैं कलेक्टर था 2017 से 2020 में, तो 2017 में दिसंबर में शायद नोटिफिकेशन हुआ था कैबिनेट का और जनवरी में SIA का नोटिफिकेशन हो गया था 2018 में। मैं पहली बार SDM तो मैं 98 में था बागपत में, उसके बाद मैं लगातार डेपुटेशन पे रहा, भारत सरकार में रहा, DDA में रहा, MCD में रहा, NDMC में रहा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रहा। तो राजस्व विभाग में पहली बार 19 साल बाद कलेक्टर के रूप में आया। तो लैंड एक्विजिशन के से रिलेटेड इश्यूज जो थे उस पर थोड़ा सा लगता था कि चैलेंजिंग है। दूसरा चैलेंज ये था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जो ज़मीन एक्वायर होनी थी 1334 हेक्टेयर ज़मीन पहले फेज़ की, तो जेवर ये पूरा जिला ही गौतम बुद्ध नगर एक्विजिशन से बना है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। 2013 का कानून बहुत ही अच्छा है, किसानों के हित का है, लेकिन उसमें 2 तरह के अवार्ड्स होते हैं, ज़मीन के लिए और उसके बाद रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए। तो चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। दिल्ली और NCR के पास होने के कारण से और चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स बड़े अवेयर हैं कानून के प्रति और उनको ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में भी डिटेल पता है कि कहाँ कहाँ उनकी समस्या अगर आती है तो कैसे कैसे जाना चाहिए। एक और चैलेंज था, भट्टा पार्सल के ठीक बगल में था। 2 ऐसे मामले वो हो चुके थे, इसमें गोलीबारी वाली घटना हो चुकी थी। तो उसी के बाद नया कानून बना, तो वो भी एक चैलेंज साइकोलॉजिकली मेरे था। तो उसको स्ट्रेटजाइज करना था कि कैसे जो है ऑनरेबल CM साहब ने, उन्होंने फ्री हैंड दे रखा था, तो कैसे इसको स्ट्रेटजाइज किया जाए कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हो। तो कलेक्टर के रूप में लैंड एक्विजिशन वाज माय प्राइम कंसर्न और वो चैलेंज जो है दूर करने में सहायता मिली, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की। वो आप कहें तो मैं ये बताऊं, सबसे पहले तो अप्रोच जो पूरा था वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का था। और फेयरनेस के और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मैंने देखा कि अगर सोशियोलॉजिकली आप जिस कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाहते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को समझें और पार्टिसिपेट करके और तब उसका हल निकालने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। तो जेवर के पहले फेज में आए 6 गांव के किसानों को पहले हम लोगों ने समझा, उनके बीच में पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि हमने ऑब्जेक्टिवली बाहर से कह दिया कि साहब शासन का आदेश हो गया है और आपको जो है अब देना है ज़मीन। उनके इश्यूज बहुत चैलेंजिंग थे, नए नए इश्यूज आए, तो हम लोगों ने उनके साथ हिस्सेदारी की। जबरन करने की कोशिश नहीं की, ये एक जो बात। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी होगा जब आप हर स्टेक होल्डर को कन्विंस करके तब आगे बढ़ेंगे।
और एक चैलेंज आ गया था, उसमें से 6 गाँव में से 4 गाँव पहले रूरल थे, बीच में अर्बन हो गए, तो 3600 से उनका 1800 रुपये पर स्क्वायर मीटर हो गया। अब किसान नाराज। ऑनरेबल सीएम साहब चाहते थे, उन्होंने फ्री हैंड तो दे रखा, चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट हो जल्दी, हम लोग भी चाहते थे प्रोजेक्ट जल्दी हो। तो ऐसे में ऑनरेबल सीएम साहब अगस्त 2018 में आए थे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने कहा हम 500 रुपये बढ़ा रहे हैं, आप गांव-गांव जाके बात करिए। अब गांव-गांव जाके हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों से कहा। मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, इस जनपद में कलेक्टर के रूप में जो मैंने महसूस किया कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी, यहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं। यदि वो देखते हैं कि आपके सोल्यूशन में फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, तो वो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब गांव वालों ने देखा, तो मैं ये जो पॉइंट उसमें बीच में मर्ज कर रहा है कि देयर शुड बी फेथ। तो स्टेक होल्डर का अगर इंस्टीट्यूशन के प्रति फेथ आ गया तो स्टेक होल्डर तैयारी कर लेता है। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपको जितना कमिट किया जा रहा है उतना ही पैसा मिलेगा। फाइल लगवाने के लिए आपको सरकारी ऑफिस में दौड़ना नहीं पड़ेगा। हम ही वहाँ हर गांव में ऑफिस सेटअप किए, तो वहाँ पे सारी व्यवस्था, इवन फोटोकॉपियर से लेके, वेंडर से लेके, एडवोकेट से लेके, सब कुछ जो है हम लोगों ने व्यवस्था की। कैंप टाइप का लगवाया सरकारी कॉस्ट पे। और मैं आपको बताऊं कि 3500 करोड़ रुपए बटे 2 साल में इस मेगा प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज का लैंड एक्विजिशन हुआ, जहां पे सामान्यतः जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से 10% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बेरेबल होता, अलाउड होता। इसका मतलब 300 करोड़ रुपए तक भी खर्चा हो सकता था। वहां इतना सब करने के बाद ही केवल 3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। तो जो 3500 करोड़ रुपए बटे, उनके उस समय फर्स्ट फेज के लैंड एक्विजिशन के लिए केवल 3 करोड़ हुआ, जो 0.096% है। तो ये हिंदुस्तान का फास्टेस्ट, स्मूदेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीपेस्ट लैंड एक्विजिशन रहा फर्स्ट फेज का, जो मैं कह रहा हूँ। और उसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को, ऑनरेबल सीएम को, जो हम लोग के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्रेडिट जो है वहाँ की जनता को जाता है। एक बार जब वो कन्विंस हो गए कि ये हमें बेनिफिट करेगा, तो फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपने ठीक कहा, शुरू में केवल 4 लोग आए थे सहमति के लिए, स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन जब उनको बताया गया कि इसके क्या आर्थिक फायदे आपके होंगे, तो तत्काल वो परिवर्तन हो गया और 90% से अधिक लोगों ने उस समय सहमति दे दी। शुरू में 72%, फिर 90% लोगों ने सहमति दे दी। एक बात और कहना चाहूँगा, इस जिले के रूरल एरिया के लोगों को भी कलेक्टर के, तब के कलेक्टर के रूप में मैंने देखा कि दे आर वेरी वाइज पीपल, बहुत बुद्धिमान है। जब उनको ये बताया गया कि यदि एयरपोर्ट दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो लैंड में इन्वेस्टमेंट हुआ होगा वो भी लोग विड्रॉ करने लगेंगे, तो आपका 900 रुपये पर स्क्वायर मीटर से और सस्ता हो जाएगा और कोई ज़मीन की कीमत कम हो जाएगी और आपका नुकसान होगा, और ऐसे में आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। तो इस बात को उन्होंने बड़े वाइजली लिया। तो उसी भट्टा पारसौल स्थान पे जहाँ पे इतने आंदोलन हुए, उन सारे किसानों ने अपनी सहमति दी, जिससे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके यहाँ आए। मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। भट्टा परसौल में दर्शकों को बता दूं, भट्टा परसौल एक कांड हुआ था जिसमें आंदोलनरत किसानों पे गोलियां चली थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, और वो लैंड एक्विजिशन की वजह से ही बात चल रहा था। उस सिचुएशन में जेवर एयरपोर्ट के लिए लैंड को एक्वायर करना बहुत ही टफ था। ये माना जा रहा था, जो डीएम वहाँ के आप जब उस वक्त थे, तो ये माना जा रहा था उस तरह की घटना जो दोबारा ना हो जाए, ये एक बहुत ही बड़ी जो डर लोगों में था वो था। अगला प्रश्न, इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। इस जनपद के लोगों की साइकी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं आया था तो शुरू में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 14 साल से बंद था, लंबित था, और उसमें भी मुआवजे की बात चल रही थी। 39 गांव के लोगों का मुआवजा फंसा हुआ था, तो मुझसे हल करने के लिए कहा गया। तो मैं एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया। मैंने कहा कि साहब, जब आप संतुष्ट थे तब से यदि बैंक में अपना पैसा रखे होते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट में, तो जितना आपको इंटरेस्ट मिलता उतना इंटरेस्ट लेके, मैं ही आर्बिट्रेटर, कलेक्टर आर्बिट्रेटर था, उतना इंटरेस्ट बढ़ा के मैं आपका कर दूं तो आप खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद बताएंगे। 1 हफ्ते बाद 39 गांव के 90% लोगों ने कहा कि हम इससे संतुष्ट हैं। और उसके बाद ये 14 साल से जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में फंसा हुआ था, ये 42 किलोमीटर इस जनपद में बन गया, 138 किलोमीटर पूरा बन गया, और
बाकी समस्याएं समाधान हुआ। डीएफसीसी डीएमआईसी में भी इसी तरह से समस्याओं का समाधान 10-10 साल से रुके हुए थे हुआ। तो इस जनपद में जो लोगों की मानसिकताएं हैं वो प्रोग्रेसिव हैं गौतम बुद्ध नगर में। यदि उनको सही हल मिले, विश्वास के साथ, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रहे, तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव हल को अडॉप्ट करते हैं। मैं जेवर एयरपोर्ट के बारे में और बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिस तरीके से भारत सरकार उस पर काम कर रही है, यूपी गवर्नमेंट जैसे काम किया, उसमें और भी किससे चैलेंज, जैसे कितने लोगों से आप मिले होंगे 2-3-4 सालों में, 2017 से लेकर के 2020 तक कितने लोगों से मिले? कैसे कुछ ऐसी बात हुई जब लोगों को धमकाना पड़ा हो या कहना पड़ा हो कि तुम्हारे भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, तुम हमसे ही इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, धमकाने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ट्रेडिशनली कलेक्टर का इंस्टीट्यूशन पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से बनाया गया है कि वो शासन का रिप्रेजेंटेटिव होता है उस जिले में, और उसके पास टूल्स बहुत होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट साइड हो चाहे रेगुलेटरी साइड हो। अब वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस पद पे रहते उन टूल्स का कैसे एक पॉजिटिव उनके आपस की इंटरमिक्शन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ऐसी बनाई जाए जिससे कि आपको आपका टारगेट अचीव हो पाए। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सी चीजें रही होंगी जिसमें कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में उन टूल्स की मदद ली गई होगी, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे नहीं थी, पॉजिटिव साइड पे थी। डीएम, आप जब डीएम थे उस वक्त पीएम ने बहुत तारीफ भी की थी पूरे उस काम का, तो एक बार उस घटना के बारे में जरूर बताइए जब पीएम ने आपकी तारीफ की थी और बड़े मन से वो बहुत। ऑनरेबल पीएम साहब ने जब शिलान्यास हुआ था तब आए थे, और उन्होंने, मुझे लगता है कि रेयरली किसी एडमिनिस्ट्रेशन की मेगा प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन की इस तरह की तारीफ की, और पब्लिकली उन्होंने कहा कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, तब 30,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे शिलान्यास करने आए हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ऑनरेबल पीएम साहब ने भी की, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इसकी बहुत तारीफ की। जब इसमें भारत सरकार का एक डायरेक्शन आया कि 80% जमीन 31 अक्टूबर 2019 तक आ जानी चाहिए, हम लोगों ने 31 अक्टूबर 2019 को 80% जमीन दे दी इस मेगा प्रोजेक्ट में। तो कोई टाइम एक्सटेंशन इसमें नहीं हुआ। अब जेवर एयरपोर्ट के बारे में हमने बात किया, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात किया, एक जो शहरी क्षेत्र जो, क्योंकि नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, शहरी भी बहुत बड़ा एक शहरी जगह भी है और एक ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। तो शहरी क्षेत्र के अनुभव आपका कैसा, क्योंकि आप दिल्ली में भी रहे हैं, एनडीएमसी में भी रहे हैं, डीडीए में भी रहे हैं, तो उसका कुछ अनुभव मिला यहाँ पे, या किस तरह के लोग आपको यहाँ पे मिले? क्योंकि माइग्रेटेड लोग हैं, उनके माइंडसेट भी अलग होगा, कुछ इस तरीके की दिक्कतें। आपने अर्बन एरिया के बारे में पूछा। अर्बन एरिया में 2 तरह के इश्यूज हमने महसूस किए। एक इशू था टाइटल का, क्योंकि आपको पता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सारी प्रॉपर्टी जो है लीज बेस दी जाती हैं बाय अथॉरिटी। दिल्ली में फ्री होल्ड हो रही हैं, यहाँ पे अभी लीज का कल्चर है, लॉ लीज का है। तो ट्रीपार्टाइट रिलेशनशिप है, अथॉरिटी है, बिल्डर है और बायर है। उनके बीच में कई दिक्कतें हैं, इसके कारण से टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, मतलब लीज अभी नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है वो सिविक इश्यूज़ का है। जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा का विस्तार बहुत अधिक हुआ है, अब उसमें वो सारे चैलेंजेस जो सिविक इश्यूज़ के हैं, बिजली, पानी, सड़क, ट्रैफिक, पोल्यूशन, वो सारे, एजुकेशन, हेल्थ, वो सारे इश्यूज़ बड़े स्तर पे आ रहे हैं यहाँ पे। तो इनको समझना भी और उस डिमांड के हिसाब से चीज़ों को फिट इन करना कि सारे सिस्टम्स और सब सिस्टम्स और ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के नीड को आप कैटर कर लें, ये इस ज़िले के लिए एक बड़ा चैलेंज मैंने देखा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन और भी कई लाखों लोग ऐसे होंगे नोएडा में, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल या सार्वजनिक परिवहन, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। आखिर क्या कारण रहा? जब नोएडा कोई भी शहर बसता है, जब प्लांट सिटी आप कहते हैं, तो प्लांट सिटी में ये सब चीज़ें आम होती हैं, लेकिन नोएडा में ये दिक्कतें रहीं। तो कैसे देखते हैं आप, जब 3 साल रहे उस वक्त का या बाद के दिनों में कहाँ कमी रही? देखिए, बात का तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं जानता नहीं। 3 वर्ष का मैं जो है वो बताता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स बहुत तेज़ी से डेवलप किए, लोग चाहते भी थे, लोगों की एक स्पिरिट है कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को भेजें। उसका एक रीज़न ये रहा कि ओवर द पीरियड एंड डिकेड
गवर्नमेंट सेक्टर में और क्वालिटी आनी चाहिए जो मैच करे प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो हम लोगों ने फिर इसमें एक बड़ा इनोवेटिव काम किया। नोएडा में आपको इस जिले की एसेट और वीकनेस दोनों देखनी पड़ेगी और कैसे समस्याओं का समाधान यहाँ के स्ट्रेंथ को देख के उससे यूज किया जाए। तो नोएडा इंडस्ट्रियल इलाका है। अब एक लॉ है भारत सरकार का, देश का कानून है कि प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे सोशल इश्यूज पे खर्चा कर सकते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से संपर्क किया। तो मैंने कई इंपॉर्टेंट कंपनीज थी, SCL फाउंडेशन, सैमसंग और बहुत से इंपॉर्टेंट कंपनीज थी। मैंने उनसे कहा कि आप सरकारी स्कूलों में क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपना पैसा लगाएं। बहुत से इंपॉर्टेंट कंपनी, इनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं है, लेकिन लगाएं। वो सब आगे आए। करीब 600 स्कूलों में से 200 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, बिल्डिंग्स और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था उस समय हुई और अच्छी व्यवस्था हुई क्वालिटेटिवली। और हम लोगों ने एक नई स्कीम को ही पूरी तरह से लोकलाइज, मैंने कहा ना कि कलेक्टर को थोड़ा स्कोप होता है कि लोकल स्ट्रेंथ के हिसाब से वो थोड़ा लिवरेज लेके चीज़ों को डेवलप कर सकता है, उसका लाभ लिया। तो CSR का इन्वेस्टमेंट सरकारी स्कूल के स्ट्रेंथन करने में किया। एक चीज़ और किया गया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड नेशंस ने SDG में दुनिया के 5 यूनिवर्सिटी सिटीज़ को पिकअप करना था। जब हमारे पास प्रपोजल आया तो मैं एक बात और बता दूं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इनफैक्ट पूरे गौतम बुद्ध नगर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है। लोग अपने ककून में भले रह रहे हों, लेकिन उनके दिमाग, उनके आइडियाज़, उनका एक्सपीरियंस अगर उसका यूटिलाइजेशन किया जाए तो बहुत सा फ़ायदा इस ज़िले में होगा। तो जब यूनाइटेड नेशन का वो प्रपोजल आया और मुझे पता चला, तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैंने अपना रिपोर्ट बनाया, गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए भेजा। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने तत्काल अप्रूवल दिया, हमने भेजा। आप देखें कि नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, दे वर सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 5 यूनिवर्सिटी सिटीज़ बाय यूनाइटेड नेशंस। तो SDG के उसमें 25 सिटीज़ का सिलेक्शन हो रहा था। यूनिवर्सिटी सिटीज़ में 5 सिटीज़ थी और इन सबको इंक्लूड किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है शिक्षा के क्षेत्र में होते रहना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपके समय में कार्यकाल में लगभग 900 साढ़े 900 गैंगस्टर्स लगे और 11 NSA लगे, बिल्डर्स पे भी लगाए गए। तो उस बारे में जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, जब आप आने वाले थे मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उनका ये प्रश्न था कि आप BN सिंह से ये जरूर पूछे कि गैंगस्टर्स जो लगाए गए किन परिस्थितियों में लगाए गए, किन पे लगाए गए, क्योंकि बड़ी संख्या है। 900 गैंगस्टर लगना किसी जिले में 2-3 सालों के अंतराल में बहुत बड़ी बात है। उस बारे में जरूर बता दीजिए। देखिए, ये सब लॉफुली होते हैं और उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर्स थी वो देखना पड़ेगा कि कैसे यूटिलाइज उसने किया पब्लिक इंटरेस्ट में। तो उस समय तक जब पुलिस कमिश्नरेट नहीं आया था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हुआ करता था। अब आपको देखना है कि जिस जिले में आप हैं उस जिले में पैटर्न्स क्या उभर रहे हैं, कैसे वो पैटर्न सोशल पीस के लिए, जैसा कि शासन चाहती है, और प्रोग्रेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब उसमें कानून व्यवस्था भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो क्राइम हो जिसको कि पुलिस देखती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड होता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, चाहे पब्लिक ऑर्डर हो और चाहे सोशल ऑर्डर हो। तो पब्लिक ऑर्डर NSA रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में लगाया जाता है पब्लिक ऑर्डर में। फिर भी आपने 11 लगाए हैं जिले में? 11 लगाए, लेकिन 11 वेराइटीज हैं उसमें। अच्छा। जैसे 2 हमने हिंदुस्तान में पहली बार लगा होगा, बिल्डर्स के अगेंस्ट लगाए। अब वो शाहबेरी में एक मकान में 9 लोग मर गए। तो आपको मतलब जिला मजिस्ट्रेट के, तब के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने सोचा कि लोगों के मन में डर व्याप्त न हो, क्योंकि वो सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा था कि साहब इलीगल है, अगर इसको वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, तो बहुत सी इलीगल आएंगे, तो कोई कहाँ पैसा लगाए, कहाँ जाए, कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है, तो इलीगलिटी कम होनी चाहिए। दूसरा, एक बिल्डर ने सबसे अधिक इलीगल फ्लैट्स बना के बेचे शाहबेरी में, ज़्यादा लोगों को बेच दिया। वो जसवीर मान नाम था शायद। तो मैंने इन दोनों पे अलग अलग समय पे NSA लगाया। दोनों NSA अप्रूव हुआ। वो हिंदुस्तान में पहली बार बिल्डर्स पे NSA लगा, बिल्डर्स पे गैंगस्टर भी लगा। रीजन बीइंग कि बिल्डर अच्छे भी हैं, बिल्डर अच्छे नहीं भी हैं। तो आपको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, जो रोग बिल्डर्स हैं, जो गलत बिल्डर्स हैं,
उनको डिस्टिंक्शन करके उनको जो है विद इन द लॉ आपको लाना पड़ेगा। ये सब कानूनी चीजें हैं। दूसरा, उस समय 3 इंपॉर्टेंट गैंग्स थे यहाँ पे। अब अर्बन एरियाज में आपको ये महसूस होगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे सब इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं, डेवलप हो गए, सब बड़े स्पेशलाइज्ड लोग हैं। वो चाहते हैं पीस। तो प्रोग्रेस तभी होगी जब पीस होगी। तो अब वो 3 ग्रुप्स जो थे, मुझे ऐसा तब महसूस हुआ कि उनसे लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा डर रहा हो। तो मैंने एक साथ 128 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट में लगा दिया। वो यूपी की सबसे बड़ी जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई थी। और यहाँ तक कि एक केस में उसके अलावा बिना चार्जशीट फाइल हुए भी गैंगस्टर लगाए मैंने। मुझे हाईकोर्ट बुलाया गया कि बिना चार्जशीट फाइल कैसे गैंगस्टर। तो मैंने आधे घंटे 45 मिनट तक हाईकोर्ट में खुद ही उसको डिफेंड किया और ऑनरेबल जज साहब ने मेरी बात मानी। वो गैंगस्टर भी अपहोल्ड हुआ। तो गैंगस्टर लगाने के पीछे, गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लेने के पीछे या एनएसए में इसी पे नहीं लगाया। मुझे याद पड़ता है यमुना में बांध बनाते थे लोग, माफिया। मोमनाथल साइड, मोमनाथल, संजय मोमनाथल नाम था शायद। तो फादर और सन दोनों पे एनएसए में मैंने बंद कर दिया था। वो पूरा बांध बनाना ही बंद हो गया वहाँ पे। पहली बार ये भी हुआ होगा हिंदुस्तान में। उसके अलावा जो है ओप्पो फैक्ट्री में किसी गार्ड को आके लोगों ने, गैंग वालों ने गोली मार दी। तो 3 लोगों पे एनएसए हमने लगा दिया था, वो भी अपहोल्ड हुआ, जिससे कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट यहाँ का पीसफुल रहे। उसी तरह से बादलपुर में बिजली घर में गार्ड को आके गोली मार दी, तो मैंने उसमें भी एनएसए लगाया। तो रीज़न बीइंग कि आप देखें कि उसकी क्वालिटी और कैटेगरी किस तरह की है। ओवरऑल ये था कि इस डाइवर्स जिले में जहाँ इतना स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे ये इस तरह के टूल्स यूज़ किए जाएं और इस प्रपोर्शन में यूज़ किए जाएं कि ओवरऑल पीस बनी रहे और प्रोग्रेस हो। डेवलपमेंट तभी होगा जब रात में काम करने वाले, दिन में काम करने वाले फ्रीली सोचेंगे कि हम सड़क पे जाएं तो हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब ये मेरी मानसिकता उस समय की थी। डीएम थे। 900 गैंगस्टर्स और एनएसए लगाना जब लोग, बहुत आम था यहाँ पे घटना। 3 गैंग आपने नाम बताया। क्या उन 3 गैंग से कभी बातचीत हुई, कभी भेंट हुई है उन लोगों के सरगनाओं से? नहीं, कभी किसी से नहीं। ये तो ऑब्जेक्टिवली उस समय के पुलिस ऑफिसर्स भी बड़े अच्छे थे, तो हम लोग की आपस की बातचीत होती थी और वो पॉलिसी डिसाइड होती थी। उस पॉलिसी के तहत देखा जाता था कि किसकी कितनी सेंसिटिविटी है और कानून व्यवस्था के हिसाब से, रूल के हिसाब से कौन फिट हो रहा है अप्रोप्रिएटली। तो केवल उसी तरह के एक्शन से, देयर वाज नो इमोशन इन्वॉल्व्ड। आलोचना कभी हुई उस बारे में कि भाई इतने लोग जो हैं, कि जैसे आपने कोर्ट का बात बताया, अगर आलोचना होती तो लोग मुझसे नाराज होते। मैंने देखा कि कभी कोई हमसे नाराज नहीं हुआ है, तो मैं नहीं मानता कि आलोचना कोई हुई होगी। आपने मोमनाथल का नाम बताया। मोमनाथल में हमने अभी स्टोरी की थी, वहाँ पे इन्वायरमेंट को लेकर के बड़ी दिक्कत है, या इन्वायरमेंट का वो जांच का विषय है। वहाँ पे बड़ी दिक्कत ये है कि जो महिलाएं हैं, बहुत सारे महिलाओं को बच्चेदानी हटा दिए, यूटेरस हटा दिए गए हैं। इन्वायरमेंट को लेकर के नोएडा में खास एक आपका जो सोरखा में जो जगह है, जो जंगल बनाया हुआ है, मेरी बात कुछ इन्वायरमेंट वालों से हो रही थी, तो उनका कहना था कि इस तरीके के नोएडा में कम से कम 12 से 13 जंगल चाहिए, जिससे यहाँ के एयर पोल्यूशन जो खत्म हो पाए। तो आखिर जगह कहाँ से आ पाएगा, या वो सोरखा वाले का जरूर एक बार बताइए कि कैसे आपने किया था, और जो उस तरीके के जंगल अब और क्यों नहीं बन पा रहे हैं जो वैसा है देखिए फॉरेस्ट। जो मेरी उस समय की सोच थी कि आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि जिले का विकास कैसे हो रहा है। पॉपुलेशन प्रेशर बहुत अधिक है। अब पॉपुलेशन प्रेशर होने के कारण से एयर पे, वाटर पे, लैंड पे प्रेशर है। अब फॉर इंस्टेंस, आप जब स्टूडेंट रहे होंगे तो बताया गया होगा कि 33% ग्रीन होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में केवल 3% ग्रीन है। तो लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। अब उस समय गवर्नमेंट की स्कीम्स तो होती हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि कलेक्टर को थोड़ा लिवरेज होता है तो वो पॉजिटिव सेंस में कुछ चीज़ें यूज़ कर लेता है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और वो कॉन्सेप्ट था कि सरकारी ज़मीनों में प्राइवेट सेक्टर का जिस CSR की अभी मैंने बात की, उस CSR को जंगल लगवाने के लिए कैसे यूज़ किया जाए, या तालाब को खुदवाने या तालाब को साफ करवाने के लिए कैसे यूज़ किया जाए। अब सरकारी ज़मीन अगर आप अलॉट करते तो कंट्रोवर्सी हो जाती, लीज पे देते तो कंट्रोवर्सी हो जाती, लाइसेंस देते तो कंट्रोवर्सी हो जाती। तो इतना लिवरेज मैंने यूज़ किया कि इसको MOU बेसिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियों को, जो जिनका कोई और इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, जो मैं समझा उस समय, उनसे MOU किया। और ये करीब 250 से ऊपर 290 एकड़ ज़मीन पे अलग अलग जगहों पे, जैसे सोरखा में करीब 14-15 एकड़ रहा होगा, जेवर क्रॉस रोड पे जो है, सोरखा तो SCL फाउंडेशन से किया, और जेवर में हल्दीराम से 92 एकड़ में,
फिर उसके बाद सैमसंग से किया, वो 71,000 स्क्वायर मीटर का सबसे बड़ा जो है मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं। एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। कलेक्ट्रेट में ही हमने करा दिया एक कंपनी से, जिससे कि डेंस फॉरेस्ट वहाँ बने। तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होगा, यहाँ पे स्पार्स नहीं, डेंस फॉरेस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़मीन से MOU करा के जो पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ, और उन्होंने प्रोफेशनल NGOs को रखा, और उसमें ये था कि आपके पास कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई लीज नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, केवल MOU, और आपको 1 महीने के नोटिस पर हटाया जा सकता है, और आप उसको 5 से 10 साल केवल पेड़ लगाएंगे, पेड़ को आने देंगे, बढ़ने देंगे, और उसका केयर करेंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे आवश्यकता है। मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो अनुभव है कि हर सॉल्यूशन कस्टमाइज होना चाहिए, जिस समाज की, जिस चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोसाइटी हो, जैसी आवश्यकता है वैसे सॉल्यूशन निकलने की आवश्यकता है। तो यहाँ की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उसके आधार पे यहाँ की आवश्यकताओं को देख के सॉल्यूशन निकालना आवश्यक होता है। अंतिम प्रश्न आपका ये कि आपका एक बहुत चर्चित रहा है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने DDA में रहते हुए 6,000 करोड़ का कोई घोटाला पकड़ा था। वो ग्रुप हाउसिंग केस था। क्या मामला था वो एक बार बताएंगे? 2004-05 नोएडा में भी उसी तरीके के मामले हैं। अब नोएडा के बारे में तो मैं नहीं, वो दिल्ली में 135 सोसाइटीज़ थी, और मैं रेजिडेंशियल लैंड्स देख रहा था। सोसाइटीज़ तो बहुत थी, और उनमें जो है लोग अलॉटमेंट गलत तरीके से करा रहे थे, गलत मेंबर्स के नाम लिख के और सोसाइटीज़ को गलत तरीके से बना के। तो वो मैंने पॉइंट आउट किया था, और हमारे रिपोर्ट पे ही फिर वो जो है फर्दर एक्शन हुआ था। वो CBI का केस बना, 6,000 करोड़ का उस समय का बहुत बड़ा केस था, और 135 सोसाइटीज़ के साथ साथ और बहुत से कैंसिलेशंस हुए। तो एक कोर्स करेक्शन हुआ। सोसाइटी में हमेशा कोर्स करेक्शन होते रहना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल होना चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई करके टाइम टू टाइम किसी चीज़ को गलत ना होने दे, कोर्स करेक्शन करता रहे। तो आप सुन रहे थे बीएन सिंह जी को। शायद पहला इंटरव्यू इतना लंबा हमने किया है, और इससे पहले आपका शायद कहीं नहीं रहा है। तो हम इस मामले में अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे यहाँ पे आए, हमसे इतनी सारी बात की है। और दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नोएडा NCR के बारे में, फ्लैट बायर्स के बारे में जानने को मिला होगा, और आशा है कि इस तरीके से हमारे साथ आप आते रहेंगे, अच्छे अच्छे मौके आप हमें देते रहेंगे। और दर्शकों को मैं बता दूँ कि आप इस फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए।